फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल. यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 मनी एंड मनी सप्लाई फॉर क्लास 12th. सबसे पहले मनी के बारे में बात करते हैं. तो मनी है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या मनी से पहले मनी सिस्टम था? तो इसे जानने के लिए उससे पहले हम समझते हैं कि उससे पहले क्या था. आखिरकार मनी बाद में आया, पहले कोई ऐसा सिस्टम था? तो उससे पहले हमारा एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या था, इसे हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं. C2C इकोनॉमी में C2C इकोनॉमी में क्या था? C2C इकोनॉमी यानी आपका कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. इसमें हमने क्या सीखा, इसमें एक सिस्टम था हमारा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम यानी किसी कमोडिटी के बदले यानी गुड्स के बदले कोई गुड्स ही एक्सचेंज होता था. पहले गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स एक्सचेंज यानी अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की जरूरत है तो हमें उसके बदले दूसरा गुड्स देना पड़ता था. इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम या C2C इकोनॉमी बोलते हैं. बार्टर सिस्टम था तो फिर ये खत्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इसके कुछ रीजन रहे हुए जिसकी वजह से ड्रॉबैक हुआ. तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं. ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम. ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम था, सबसे पहला आता है डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट. डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट में सबसे पहले क्या था कि अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं इससे पहले कि आपको जिस गुड्स की जरूरत है दूसरे को उस गुड्स की जरूरत होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक गाय है और आपको एक हॉर्स से उसका एक्सचेंज करना है तो क्या था, अब जरूरी नहीं है जिसके पास हॉर्स है उसे गाय की जरूरत है, जिसके पास गाय है उसे हॉर्स की जरूरत होगी. अगर इन दोनों का एक दूसरे से एक्सचेंज करना होगा तो वे लिमिटेड पर्सन थे. तो सबसे पहला रीजन इसे खत्म करने का बार्टर सिस्टम को यही रहा कि डबल कॉन्सिडेंट, सबकी नीड्स डिफरेंट हो सकती थी. दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब ये था कि भाई आज हम जिस गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, सिंपली जिस गुड्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं उस गुड्स की वैल्यू क्या होगी. अगर आपको सिर्फ एक गुड्स चाहिए, अब ये भी है आपको तो महंगा चाहिए पर आपके पास कोई ऐसा महंगा कोई गुड्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन आती थी, वहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि जिसके पास महंगा गुड्स है वो सस्ते गुड्स के साथ क्यों एक्सचेंज करेगा. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए यानी उसकी एक वैल्यू नहीं थी. जैसे आज के टाइम में कॉइन है, रुपीज़ है, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो उस टाइम पे उनकी वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था. दूसरा डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट. फ्यूचर पेमेंट के लिए हम प्रॉब्लम थी कि आज हमने अगर कोई सर्विस ली है उसका हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिफिकल्टी टू फ्यूचर पेमेंट एंड डिफिकल्टी टू स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि आज जिस गुड्स को हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू नेक्स्ट टाइम बढ़ेगी या कम होगी. तो दूसरी प्रॉब्लम थी डिफिकल्टी टू स्टोर ऑफ वैल्यू. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया जिसे हम कहते हैं मनी सिस्टम. तो मनी के सिस्टम क्या है? मनी, सबसे पहले मनी सिस्टम को जानने से पहले मनी के बारे में समझते हैं. मनी क्या है, किसे कहते हैं मनी? तो एक हमारे प्रोफेसर मार्शल है, उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि पैसा वही है जो पैसे का काम करे. सो यहाँ पे अगर लॉजिक माने तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग. मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि मनी क्या है? मनी वो है भाई जो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी कॉमन एक्सचेंज के बदले. तो सबसे पहले यहीं पे आ जाती है बात मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी मनी का सबसे पहला काम होता है कॉमन वैल्यू एक्सेप्टेड एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी के बारे में समझने से पहले हमें चार चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा. वे क्या क्या है? सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि मनी का काम था किसी गुड्स के बदले आप पैसे दीजिए और उससे गुड्स ले लीजिए. दूसरा था स्टोर ऑफ वैल्यू. आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई कॉइन है या कोई फॉर एग्जाम्पल 2000 का नोट है. अब भाई 2000 का नोट आज अगर हम सेव करके रख लेते हैं तो इसकी नेक्स्ट ईयर भी वैल्यू 2000 ही रहेगी. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया है तो उसकी वैल्यू को कम किया जा सके. सो इसे स्टोर ऑफ वैल्यू
इसकी दूसरी फीचर्स आती है। तीसरी आती है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि इनकी एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू होती है। पर्टिकुलर फेस वैल्यू से मतलब है कि अभी मैंने एग्जांपल दिया 2000 का। अब 2000 का नोट है, क्या 2000 का नोट बनाने में 2000 रुपये खर्च हुए होंगे? नहीं, पर उसकी फेस वैल्यू क्या है? 2000 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इसे इशू कर रहा है, वो कह रहा है कि इसकी 2000 रुपये वैल्यू है, तो इसलिए इसे मेजर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए जो हमारे फ्यूचर पेमेंट है उनके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है ये। यानी यहाँ से मनी क्या हमें बताता है कि अगर हमने आज किसी चीज़ का यूज़ किया है, सपोज हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं, हमने अपने यहाँ पे लेबर को लगाया, हमने कहा भाई मुझे 10,000 रुपये दे देंगे, तो 10,000 रुपये फ्यूचर में अगर हम उसे 10,000 रुपये देते हैं तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि हम उसे 10,000 रुपये देंगे। तो यहाँ से हमें फोर्थ वन समझ में आता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब सबसे पहले बात आती है फॉर्म ऑफ मनी, कि मनी कितने तरीके का हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फिएट मनी। कौन सा आता है? फिएट मनी। फिएट मनी इज इशूड एज पर द गवर्नमेंट एज पर द मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो इसे इशू करती है। जैसे इसमें अगर मैं एक बात कहूँ कि इसमें सारे आपके करेंसी नोट्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। दूसरी बात आती है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी कौन सी होती है? फिड्यूसरी मनी इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स डिपेंड ऑन ट्रस्ट एंड पे। दोनों के जो पे कर रहा है और पे है उन दोनों के ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी जिसे मनी को बनाने में सेम उसकी जितनी वैल्यू है उतना ही खर्च आया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो 1 रुपया कॉइन, 1 रुपये कॉइन को बनाने में 1 रुपया हमारा खर्च हो जाता है। 1 रुपये कॉइन बनाने में हमारा 1 रुपया खर्च हो जाता है। तो इस तरह की मनी जो भी है कॉइन की वो आती है आपकी फिर आपका फुल बॉडी मनी। दूसरा आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? क्रेडिट मनी वो होती है जिस मनी को बनाने में हमारा उसकी फेस वैल्यू से कम खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 2000 का नोट, तो 2000 का नोट जो है क्या उसे बनाने में 2000 रुपये खर्च आता है? नहीं, 2000 रुपये खर्च नहीं, इसे बनाने में लगभग 3.5 से 4 रुपये खर्च हो जाता है, जबकि इसकी फेस वैल्यू क्या है? 2000 रुपये। तो इस तरह की जो मनी होती है वो आती है हमारी क्रेडिट मनी। अब हम बात करते हैं अब यहीं पे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी। मनी काम क्या करता है? आखिरकार मनी तो समझ में आया कि ठीक है भाई कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, बट इसका काम क्या है? इसकी जो फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो इसके 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अपने 2 पार्ट आते हैं। इसमें कौन कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला फंक्शन मनी का यही होता है कि बेसिकली मनी किस लिए यूज हुआ? किसी गुड्स को एक्सचेंज, किसी गुड्स के बदले पैसा पे करके हम गुड्स ले सकते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, हम ये बता सकते हैं कि जिस गुड्स को हम खरीदना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके बदले अगर उसकी फेस वैल्यू 2000 रुपये कॉस्ट है तो हम उसके लिए 2000 रुपये कैसे देंगे? तो वो हमें बताता है मेजर ऑफ वैल्यू से, यानी हम उसे 2000 रुपये दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भाई उसकी वैल्यू 2000 रुपये है। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में 3 पॉइंट आ जाता है आपके स्टैंडर्ड, डिफर्ड पेमेंट और यहीं से आता है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो तीनों स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट की बात हो रही है। स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें हम तो ऐसे एक पर्टिकुलर स्टोर में जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अगर हम किसी को ट्रांसफर करनी है तो उस वैल्यू को हम बता सकते हैं कि हम कितनी अमाउंट किसी को दे रहे हैं, तो उसकी क्योंकि एक फेस वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के इसके फंक्शन पता लगे। ये आता है आपका मनी फंक्शन। अब मनी फंक्शन अब हम बात करते हैं यहाँ पे मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई के अगर हम बारे में बात करें तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आम जनता ने पैसा होल्ड किया हुआ है, पैसा आम जनता के पास है, टोटल पैसा, उस सारे पैसे को हम मनी सप्लाई बोलते हैं।
उसी के बाद में बात आती है कि मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं। मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए वैसे तो आपके M1, M2, M3, M4 4 तरीके होते हैं, बट CBSE ने ये सब हटा दिया है। सिर्फ इन्होंने एक ही बताया है कि हम M1 को ही इंक्लूड करेंगे। यहाँ से M1 में आ जाता है, यानी जो हमारी मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं, सबसे पहले आता है C, यानी कि करेंसी। C क्या है? यानी कि करेंसी, यानी करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एट ए पर्टिकुलर टाइम। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट, DD यानी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन सा? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक दैट एट ए पर्टिकुलर टाइम विद कमर्शियल बैंक, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना आम जनता का पैसा है और किसके पास में है? कमर्शियल बैंक के पास में, वो आ जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद आता है आपका अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में वो सारा पैसा आता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें कमर्शियल बैंक या इस तरह का कोई भी इंटरनेशनल IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यानी आपके कह सकते हैं फॉरेन करेंसी जो हेल्ड करके रखी हुई है विद RBI के पास है, वो सारा पैसा हमारा अदर डिपॉजिट में आ जाता है। अब यहाँ पे अदर डिपॉजिट सिर्फ आपको M1 ही पढ़ना था, तो M1 में सिर्फ हमारे पास 3 चीज़ आती है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। अभी से बात करते हैं कि ठीक है सर मनी सप्लाई क्लियर हुआ, ठीक है CBSE ने खत्म कर दिया, M1 ही पढ़ लेते हैं। तो दूसरी बात आती है, तो हु सप्लाई मनी, सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ आती है। सबसे पहले सप्लाई का जो जिम्मा है वो है आपका गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल बैंक, तीसरा कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट ऑर्डर करती है हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंकों की कौन सी करेंसी इशू होनी है और कितनी करेंसी इशू होनी है, उसे प्रिंट करने का काम कौन करता है? कमर्शियल आपका सेंट्रल बैंक, यानी हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। दूसरा बात आती है यहाँ पे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो पैसे की मतलब एक तरह से तीसरे जो सप्लाई को मैनेज करता है वो करता है हमारा कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि सर मनी सप्लाई क्यों करता है कमर्शियल बैंक, जबकि बैंक तो मनी क्रिएशन करता है। तो यहाँ पे बात आती है कि कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करता है, वो क्या करता है? जो कमर्शियल बैंक के पास में डिपॉजिट है उसी को एक तरह से एज ए लोन प्रोवाइड करा देता है, तो उससे सप्लाई कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरी बात यहीं पे बात आती है हाई पावर्ड मनी या बैंक मनी की। कौन सी? हाई पावर्ड मनी या बैंक मनी। अब ये हाई पावर्ड मनी क्या है? अगर हम हाई पावर्ड मनी की बात करें तो हाई पावर्ड मनी यानी एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी पैसा हेल्ड बाय द पीपल है, यानी जितना आम जनता ने हेल्ड किया हुआ है या कमर्शियल बैंक के पास में या आपका कैश रिजर्व RBI के पास में है, वो सारा किस में आता है? हमारा हाई पावर्ड मनी में। किस में आएगा? हाई पावर्ड मनी में। तो बैंक मनी क्या हुआ हमारा? फिर यहाँ पे बात करते हैं कि बैंक मनी क्या हुआ जब हाई पावर्ड मनी हुआ। तो बैंक मनी की बात करें तो बैंक मनी क्या है? जितना क्रेडिट क्रिएट होता है, बैंक मनी में ध्यान रखना इसमें आता है हमारा क्रेडिट क्रिएट, यानी जितना पैसा क्रेडिट क्रिएट यानी मनी क्रिएशन का होता है वो सारा बैंक मनी में आता है। एंड तीसरी बात यहाँ पे बात जो आपको बतानी है, और यहीं पे तीसरी बात जो आती है इंपॉर्टेंट बात, वो आती है कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर, स्टॉक मनी दैट हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज द फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ मनी क्रिएशन या मनी सप्लाई। यानी जितना पैसा RBI के पास में रखा हुआ है वो पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हैं, ना उसे हम एज ए मनी के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस हमारा CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा मनी चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।